अब हम लोग हमारे चैप्टर के लास्ट वाले फेज में आते हैं। ये इसका लास्ट पोर्शन है। लास्ट पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ध्यान से सुनते हैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो हमने जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक उसकी रेंज होती है वेवलेंथ की। ये तुम्हारी क्या है, रेंज ऑफ वेवलेंथ। जीरो से इन्फिनिटी तक सारी की सारी वेवलेंथ की रेंजेस यहाँ पर ये पॉसिबल है, ठीक है, थ्योरेटिकली। अब है क्या कि हमने ये जो वेवलेंथ्स जो हमें मिल रही हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ मिल रही है उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर बेसिकली सेगमेंट्स बना दिए हैं कि इस सेगमेंट को हम ये वाली वेव बोलेंगे, इस सेगमेंट को हम ये वाली वेव बोलेंगे, है ना। क्योंकि इंसानों की आदत है कि सब चीज़ों का नामकरण करना। और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमें क्या फायदा हुआ कि हमें यहाँ पर कि कोई भी वेव की हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसके लिए यहाँ पे नाम दे रखा है, तो उसके लिए हमें फिर वो रेंज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अपने एग्जाम के यहाँ पर व्यू पॉइंट से हमें ये रेंजेस ना अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जो हमारा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो हमने उसको अलग अलग यहाँ पे नाम पे क्या कर रखा है, अलग अलग नाम में हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब ये याद कैसे करें, तो पहले थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने दिमाग में कैसा थॉट बना रखा है कि मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे लाइट से। सबको पता है कि सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना, सबको पता है बचपन से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हम लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या, ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल पार्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा विजिबल पार्ट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और तुम्हें इसकी वेवलेंथ की रेंज भी पता होती है। मैंने यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पे नैनोमीटर में लिखी है, अदरवाइज तुम सबके दिमाग में ये डेटा होगा कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम कंफर्म होगा डेटा, क्योंकि ये डेटा ना हमें बचपन में हमें याद करा दिया जाता है कि जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो उसको मैंने यहाँ पे नैनोमीटर में लिखा है, तो एक जीरो कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 10⁻⁻9 होता है और ये 10⁻10 होता है, तो 400 नैनोमीटर को 700 यहाँ नैनोमीटर, ठीक है। तो लाइट वाला पार्ट हमें पता होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि लाइट एक टाइप की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हम लाइट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि आई, हमारा आई सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकता है, एक डिवाइस बोल सकता है। बाकी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक अपनी फिल्म। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस रेंज से इस रेंज तक की जो वेवलेंथ, इस रेंज यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ वो वाली जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है उसका नाम हमने क्या रखा, उसका नाम हमने रखा है लाइट। सिंपल सा ना, विजुअल पार्ट्स को बोलना। अब ये लाइट तो हमें याद रहेगा। अब लाइट में हमें ये भी पता होता है, ऑप्टिक्स में पढ़ लेते हैं कि इसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना। और ये हम लोग विबग्योर के फॉर्म में याद रखते हैं, विबग्योर याद है ना सबको, विबग्योर। जहां पर V फॉर होता है ये वॉयलेट, R फॉर होता है ये रेड, है ना, विबग्योर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और पता होती है, एक चीज और बचपन में हम लोग कहानी सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं कहानी कि ये जो रेड लाइट है तो हम लोग सिग्नल्स में रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, तो उसके रीजनिंग बचपन में दी जाती है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हमें दूर से दिख जाती है। हमें रेड लाइट क्या हो जाएगी, दूर से दिख जाती है। तो इसलिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट यूज करते हैं, सो दैट कि वो दूर से दिख जाए। इट मींस कि अगर ये थॉट है दिमाग में, इसका मतलब क्या है कि इस वाले पोर्शन में अगर मैं वॉयलेट से रेड की ओर जा रहा हूं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ना। वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है। ऐसा हम बना सकते हैं कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है अगर हम लोग वॉयलेट से रेड की ओर जा रहे हैं। ये सब कुछ देखो, जो भी चीजें हमने यहाँ बचपन में सीखी है उसी थॉट से देखो ये बना लिया। और ये चीज ना, इस चीज को अब तुम एक्स्ट्रापोलेट कर लो इस पूरी रेंज के लिए। मतलब ये जो रेंज मैंने लिखी है ना, ये मैंने इंक्रीजिंग वेवलेंथ की रेंज लिखी है।
मतलब कि जब मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ तो वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ हमारी देखो इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पर नैनोमीटर में तो यहाँ पे मीटर में वेवलेंथ क्या क्या कर रही है, वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब एक मीडियम में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यहाँ पे बेसिकली इन अ गिवन मीडियम इज कांस्टेंट। वैक्यूम की बात करेंगे तो स्पीड क्या होता है, ये c होती है वैक्यूम में। तो हमें पता है ये फॉर्मूला कि c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। c इज इक्वल टू ये न्यू लैम्डा, ये बोल सकते हैं ना हम लोग। मतलब कि अगर लैम्डा इंक्रीजिंग है तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद करता हूँ, तो अगर ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब कि जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और अब हमें ये भी पता है, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली रेडिएशंस ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली रेडिएशंस ही है, वो बस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात है। ये रेडिएशंस ही है, बेसिकली फोटॉन्स ही है ना। और फोटॉन्स के लिए डुअल नेचर में हमने सीखा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिनोमेना में सीखा है कि फोटोन की एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है, h न्यू। कैसे होती है डिफाइंड, h न्यू होती है एनर्जी डिफाइंड। ठीक है, ये भी हमें पता है। इट मींस कि अगर मैं ऊपर से नीचे मूव कर रहा हूं, वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। मतलब कि इस वाली लिस्ट में ये जो यहाँ पर एक्स रेज है और गामा रेज है, ये इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है और वो हमें पता भी है। यहाँ पर तुमने अगर न्यूक्लियाई वाला चैप्टर पढ़ा है तो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर तुमने पढ़ा तो तुम्हें पता है कि ये गामा रेज है क्या। जब एक न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज निकलती हैं। अल्फा रेज, अब यहाँ पर ध्यान रखना है सबको, क्या ध्यान रखना है सबको कि हमें यहाँ पर ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अब अल्फा के आगे रेज लग गया तुम सोचोगे सर क्या ये भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो नहीं, अल्फा रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो नहीं है। उस टाइम पे नहीं पता था चीजें, है ना, इसलिए यहाँ पर अपना नाम पड़ गया। पर अल्फा रेज क्या है, अल्फा रेज तुम्हारा हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है तुम्हारा, हीलियम का न्यूक्लियस है, मतलब कि प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन क्या है, अपना मैटर है। तो अल्फा रेज बेसिकली अपना मैटर है ना, मैटर वेव्स है। वैसे ही तुम्हारी बीटा रेज क्या है, बीटा रेज आइदर इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर पॉजिट्रॉन्स हैं। हाँ, ये अब जब हम गामा रेज बोलते हैं न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन में, तो ये जो यहाँ पर गामा रेज हैं ये फोटॉन्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। फोटॉन्स मतलब कि रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये गामा रेज अपनी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज में कौन मेरी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर किसकी वैक्यूम स्पीड यहाँ पे c की इक्वल होगी, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ गामा रेज की वैक्यूम स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये दोनों हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये नहीं है। होपफुली सबको यार ये बात समझ में आ रही। इतना पहले जल्दी से एक बार इसको देख लो, डाइजेस्ट कर लो। अभी मैं आगे पूरा टेबल समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम्हें यार ये इंफॉर्मेशन याद तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मैं स्टोरी यहाँ सुना के कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया, ये रेड से वॉलेट वाला, और ये भी समझ में आ गया कि भाई इस छोटे से पोर्शन में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है ना। वेवलेंथ अगर इंक्रीज करे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। मतलब कि रेड लाइट की जो एनर्जी होती है, यहाँ जो रेड लाइट है उसके जो फोटॉन्स है उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अगर मैं इस वाले पोर्शन में बात करूं, विब्योर वाले में, पर हमें तो अभी पूरी लिस्ट बनानी है। अब कैसे आगे कैसे जाएंगे, तो अब मैं यहाँ पे वॉलेट से ऊपर लिख रहा हूँ कि वॉलेट के ऊपर क्या होगा। अब मुझे वॉलेट के ऊपर जो भी वेवलेंथ की रेंज है उसका नाम लिखना है, उस स्पेक्ट्रम का नाम लिखना है। तो उसका नाम है वॉलेट से भी अच्छा, वॉलेट से भी अब ऊपर लिख रहे हैं तो ऐसा सोचो वॉलेट से भी अच्छा। वॉलेट से भी अच्छा क्या होता है, अल्ट्रा वॉलेट। क्या होता है, अल्ट्रा, है ना। हम अच्छे के लिए अल्ट्रा वर्ड यूज करते हैं ना यार, कि अरे ये तो अपना ठीक, ये सबको समझना है।
तो इसलिए ऊपर वाला यहाँ पार्ट क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट, ऐसे रखा गया है। तो इसके ऊपर यहाँ लाइट के ऊपर क्या होती है, लाइट के ऊपर के रीजन को बोलते हैं, यहाँ लाइट के ऊपर का जो यहाँ रीजन उसको बोलते हैं यूवी रेज वाला रीजन, है ना, अल्ट्रा वायलेट। और अब हम लोग नीचे लाइट के नीचे क्या, बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर रेड के नीचे लिख रहे हैं, तो फिर रेड से भी खराब, नीचे मतलब खराब, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है कि खराब, है ना, इंफीरियर। और इंफीरियर का छोटा जब फॉर्म यूज किया है, तो इसलिए नीचे क्या, नीचे तुम्हारा है इंफ्रारेड। क्या है तुम्हारा, इंफ्रारेड, है ना, इसको हम लोग IR बोलते हैं। अच्छा, इंफ्रारेड इसकी कहानी तो तुम लोगों ने सुनी ना, इसको लिख रहा हूं IR वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, है ना। तो ये तुमने सुना है ना कि हमारा जो टीवी का रिमोट है या एसी का रिमोट है, हमें अपने एसी को कंट्रोल करना हो या टीवी को कंट्रोल करना हो, और आजकल कुछ अपने फोन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर MI के फोन्स होते हैं, उसमें वो लोग, है ना, एक छोटा सा ऑप्शन ऊपर होता है फोन के ऊपर कि वहां से IR वेव्स निकलती है। क्या निकलती है, इंफ्रारेड वेव्स यहाँ निकलती है, सो दैट कि हम अपने फोन से अपने एसी को, टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये समझ में आ रहा है कि यार इस टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कौन सी वाली, IR वाली, इस वाली रेंज में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हम अपने जो आसपास के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उससे हम बेसिकली ऐसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या फिर उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे अपने एसी को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, टेम्परेचर हम लोग लो हाई कर रहे हैं, या टीवी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखो, मैं तुम्हारे सामने अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसके साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल है ना, वो एग्जाम्पल्स मैं भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, सो दैट कि दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, यूवी रेज, इसके बारे में भी सुना होगा कि हम लोग यूवी रेज से बचते हैं, है ना, सन से यूवी रेज आती है तो हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, है ना, बेसिकली हम एक ऐसी क्रीम लगाते हैं जो यूवी रेज से हमें बचाती है, पता है ना सबको, यूवी रेज। तो यूवी रेज के हमें हार्मफुल इफेक्ट पता है कि हाँ, कि मतलब कि हम ज़्यादा एक्सपोज रहेंगे तो स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ज़्यादा अगर एक्सपोज है तो हम उससे बचने के लिए सनस्क्रीन लगा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इसके पास ये क्यों हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि इसके पास अब ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ से इतने पार्ट्स हमें फील हो जाते हैं, इसके ऊपर हमें यहाँ पर ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस लिखनी है, ज्यादा एनर्जी वाली हमें रेडिएशंस लिखनी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलनी है। अब इतना पार्ट अगर दिमाग में रहेगा कि इसके ऊपर साइड हम ज्यादा एनर्जी वाली यहाँ लिख रहे हैं और नीचे साइड हम कम एनर्जी वाली लिख रहे हैं, तो तुम्हें अब यहाँ पर ये ध्यान आना चाहिए कि हम अपना जो यहाँ पे बेसिकली मोबाइल फोन है वो कैसे यूज कर पा रहे हैं ना। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा एंटायर यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। क्या है तुम्हारी पहली चीज ये ध्यान रखना, वो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल ना हो। मतलब कि अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो स्पेक्ट्रम यूज करना है जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी, तो जब वो हमारे थ्रू पास करेगी तो हमारे ऊपर इतना उसका इफेक्ट अब नहीं आएगा। इट मींस कि अगर हम जो यहाँ दो और यहाँ पर एक हिंट हमें यहाँ पर ये भी मिल रही है कि यहाँ से देखो, यहाँ से बेसिकली क्या हो गया है, यहाँ से हमने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है। हम IR वेव्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ पे टीवी या फिर एसी को कंट्रोल कर रहे हैं रिमोट की हेल्प से, हम दूर बैठे, मतलब यहाँ से अपना कम्युनिकेशन तो शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी हम वेव्स जो भी हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम लिखने वाले हैं वो हर चीज तुम्हारी किसके लिए यूज हो रही है, हर चीज तुम्हारी बेसिकली ऐसे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेंड करने के लिए यहाँ पे यूज हो रही है। हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो यहाँ वाली हम स्पेक्ट्रम यूज करने वाले हैं ना। ये हमें एक हिंट मिल रहा है अपने दिमाग में। स्टोरी मैं तुम्हें इसलिए बैठा रहा हूँ कि चीजें हमें इजिली याद हो जाए, अदरवाइज मैं इतना दिखा के छोड़ सकता था कि इसको याद कर लो, ठीक है। तो स्टोरी सुनना है ना, स्टोरी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस वाले पोर्शन से मेनली ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है। इस चैप्टर में इस पोर्शन से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आती है, अगर तुम प्रीवियस से देखोगे तो तुम्हें ऑलमोस्ट एक प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हमेशा दिख ही जाएगी, ठीक है। और जो भी होता है तो उसका ज्यादातर चांसेस इसी पार्ट से आने का है। मतलब कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है, हमें इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी और इंफॉर्मेशन इतनी मुश्किल भी नहीं याद रखनी।
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे हाई, यहाँ पे एनर्जी वाली, तो तुम लोगों को पता है कि तुमने एक्स रेज पढ़ा हुआ है और गामा रेज भी पढ़ा हुआ है। गामा रेज सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, इसलिए तो एटम बॉम्ब्स तुम्हारे ज्यादा हार्मफुल है ना, एटॉमिक बॉम्ब्स तुम्हारे ज्यादा हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे सबसे ज्यादा हार्मफुल यहाँ रेडिएशन निकल रही है। कौन सी निकल रही है यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पर गामा रेज। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली क्या है? स्पेक्ट्रम गामा रेज। उसके बाद फिर तुम्हारा एक्स रेज। एक्स रेज भी हार्मफुल है ना। जब हम लोग एक्सरे मशीन के सामने जाते हैं तो एक्स रेज के सामने जब हम जाते हैं ना, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए उसके सामने एक्सपोज किया जाता है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे खड़े कर दिएगा मशीन के सामने और सामने से एक्सरेज ऐसे खोल दिया और एक्सरेज आए जा रही है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगर हम ज्यादा देर तक एक्सरेज के सामने खड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेल्स में कुछ तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इतनी बायो में नहीं जाने वाला हूँ कि क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इनके पास अब ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन इसी का यूज करके हम यहाँ पर आजकल हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स रेज और गामा रेज को हम यूज कर सकते हैं हम कैंसर ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम है इनके पास अब ज्यादा एनर्जी है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाली ये रेडिएशंस है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस है। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर कैंसर सेल होता है, हम क्या करते हैं, हम अफेक्टेड एरिया में जहां पर हमारा कैंसर यहाँ सेल है तो हम एक्सरेज से उसको एक्सपोज कराते हैं। एक्सरेज मतलब कि बेसिकली हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो वो जो यहाँ पर पार्ट है, वो जो अपना सेल है, वो धीमे धीमे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब माचिस से तो हम जला नहीं सकते, इसलिए हम लोग एक्सरेज या गामा रेज यूज कर रहे हैं। और उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। जब कैंसर होता है तो एक प्रोसेस ये भी होता है, अगर ट्रीटेबल है, थोड़ा सा क्योर है, तो वो यहीं से मिलता है हमें, है ना, कि रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं कि हम रेडिएशन थेरेपी लेने जा रहे हैं। बेसिकली तो हम अपने आप को एक्सरेज और गामा रेज से एक्सपोज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी भी है। लेकिन इससे एक नुकसान भी होता है कि अब जहां पर हमारा बेसिकली ऐसे कैंसर सेल है तो उसके आसपास कुछ हेल्दी सेल्स भी होंगे, तो हेल्दी सेल्स को भी इफेक्ट है ना पहुंचता है। ये इफेक्ट करेगा थोड़ी ऐसे कि एकदम पिन पॉइंट कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमेशा ये फायदेमंद अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने देखो इसका नुकसान भी बताया था, फायदे बताए। एक्सरे का तुम्हें और फायदा पता है। एक्सरे इतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होती है कि हमारा जो बेसिकली मसल है उससे तो वो पास हो जाती है और जो बोन है उससे नहीं पास हो पाती है ना बोन। तो इसलिए एक्सरे की हेल्प से हम अपने जो भी बोन्स हैं उसकी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मेडिकल साइंस में एक्सरे का और भी यूज है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिकल मतलब के फील्ड में यूज है, हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी एक्सरे को यूज करते हैं। जो बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग्स देखो, बिल्डिंग्स हैं, अच्छी से कोई बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग के बाहर हम लोग सीमेंट से बढ़िया प्लास्टर कर देते हैं, तो अंदर अब क्रैक है कहीं पर या नहीं है कहीं पर, वो कैसे पता किया जाए? थोड़ी तोड़ के पता करोगे, जब बिल्डिंग तोड़ी दोगे तो क्या फायदा होगा? ठीक है, तो बिल्डिंग में मान लो कि कुछ अगर भूकंप आया और मुझे एक बिल्डिंग में ऐसे क्रैक पता करना है कि भाई कि एक बीम में क्रैक आया है या नहीं आया, तो एक्सरे छोड़ते हैं और फिर से उसकी फोटो आ जाती है। तो अगर क्रैक आया तो उस गैप से एक्सरे पास कर जाएगी और हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पे अपना क्रैक है, तो उस पार्ट को हमें रिपेयर करना चाहिए आगे की बात। ठीक है, तो ये सब तुम्हें बता रहा हूँ चीजें। एक्सरेज हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो तुमने ये टॉपिक को यहाँ पढ़ाई होगा। एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे ट्यूब में, पूरा प्रोसेस तुम्हें सिखाया गया है। कौन से चैप्टर में? एटम्स वाले चैप्टर में। और ये कहां से प्रोड्यूस होती है, अपनी गामा रेज कहां से प्रोड्यूस होती है, तो ये भी तुम्हें कौन से निकले वाले चैप्टर में सिखाया गया है कि गामा रेज जो होती है वो बेसिकली हमारा जो एक न्यूक्लियस है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है तो गामा रेज निकलती है। लिखा है देखो, रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। एक्सरेज होती है यहाँ पे एक्सरे ट्यूब में, है ना। एटम्स वाले चैप्टर में हमने ये भी सीखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी यहाँ लेवल पर अपना जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स निकल रहे हैं बेसिकली तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है ना, तो वहां से भी, तो वहां से कहां ये सब जो है तुम्हारा एक वही फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांजिट कर रहा है तो यही वो सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो होपफुली ये ऊपर वाला सेक्शन समझ में आया। अब निचले सेक्शन में आते हैं, तो निचले सेक्शन में तुमने माइक्रोवेव्स इसके बारे में सुना होगा। माइक्रोवेव
खाना बनाते हैं हम लोग, माइक्रोवेव से खाना बनाते हैं, है ना। आजकल माइक्रोवेव अवन आने लग गए, है ना। माइक्रोवेव अवन आने लग गए आजकल, तो बेसिकली खाना गर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज हो रहा है, उसमें माइक्रोवेव्स यूज हो रही है, मतलब कि उसमें भी तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज हो रही है। और देखो और वो स्पेक्ट्रम में कहाँ है, स्पेक्ट्रम में देखो ऑलमोस्ट यहाँ नीचे तक है, मतलब कि माइक्रोवेव्स के पास एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होगी इसके रिस्पेक्ट में। और हम यही चाहते हैं, अगर हम घरों में यूज कर रहे हैं तो थोड़ी हम चाहेंगे कि यार हाई एनर्जी की रेडिएशन हो, सो दैट कि हमें कुछ हो, हम खाना गर्म करें और हम ही खाना बन जाए गर्म, मतलब कि हम ही गर्म हो जाए और हम ही खाना बन जाए, ऐसा तो नहीं चाहिए ना हम लोग, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोवेव मतलब कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम जो यूज कर रहा है वो लो एनर्जी वाला यूज कर रहा है खाना गर्म करने के लिए। खाना गर्म कैसे हो रहा है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेसिकली क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर बेसिकली ऐसे कपल्ड अपना टुगेदर, जो देखा तुमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर कपल्ड, है ना। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली यहाँ पर खाना गर्म करने के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना मतलब कि यहाँ पर माइक्रोवेव वाटर मॉलिक्यूल को देखता है, वाटर मॉलिक्यूल के पास उसका कुछ ना कुछ यहाँ डाइपोल मोमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ये चीज तो केमिस्ट्री में भी सीखी होती है, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो जो उसका यहाँ डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हो पाता है, क्योंकि डाइपोल इज अ लाइक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसा फिगर होता तो फिर दोनों वेक्टर कैंसिल कर देते, ऐसा फिगर तो वेक्टर कैंसिल नहीं करेंगे, ये कुछ ना कुछ इफेक्टिव रिजल्टेंट आएगा। तो फिजिक्स में वाटर मॉलिक्यूल को हम एक डाइपोल सोच रहे हैं, इस वाले डाइपोल का कुछ ना कुछ अपना डाइपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल क्या करता है, एक डाइपोल ऑसिलेट करता है, जिसका टाइम पीरियड होता है T2π√I/PE, फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है, जब वो ऑसिलेट करेगा तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी, और ये जो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है यही खाने को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। मतलब कि माइक्रोवेव में हम ऐसा खाना गर्म नहीं कर सकते हैं यहाँ जिसमें अपना जो यहाँ पे वाटर का कंटेंट है जीरो हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं कि जिसमें वाटर कंटेंट जीरो हो, ठीक है, वाटर कंटेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो बहुत इजीली गर्म हो जाएगा जब हम लोग माइक्रोवेव कर रहे हैं। पर आजकल तो यहाँ पे मॉडर्न जो अवन है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं अपने, उसमें ग्रिल भी कर सकते हैं, है ना, तो वो सब चीजों पर डिस्कस नहीं कर रहा मैं। ओके, माइक्रोवेव से हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, माइक्रोवेव्स की हेल्प से हमने यहाँ पर सिस्टम बनाया, यहाँ पे ये रेडार सिस्टम बनाया, पता सबको ना। यहाँ पे रेडार क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारे फाइटर जेट्स हैं या फिर जो हमारे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नेवी के पास जो बेसिकली शिप्स है ना, नेवी के पास जो भी तुम्हारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या लगा होता है, इसमें बेसिकली यहाँ पे रडार्स लगे होते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी यहाँ पर एनिमी का शिप आ रहा होता है तो उसको पता करने के लिए, तो होता क्या है कि माइक्रोवेव्स हम यहाँ रिलीज कर रहे होते हैं और माइक्रोवेव्स ऐसे जा रही होती है। अगर कोई भी एनिमी का यहाँ पे फाइटर जेट होगा तो माइक्रोवेव उससे टकरा के ऐसे वापस आएंगी, अगर वापस आ रही हैं तो वहां कुछ है, अगर नहीं आ रही वापस माइक्रोवेव से निकल जा रही है तो वहां कुछ है। सिंपल सर यहाँ पर प्रिंसिपल है कि ये तुम्हारा स्टेशन है जहाँ पे हमने रडार इंस्टॉल कर रखा है, ये माइक्रोवेव्स छोड़ रहा है, माइक्रोवेव्स अगर ऐसे निकल जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ कुछ होगा तो यहाँ कोई मान लो फाइटर जेट है तो माइक्रोवेव ऐसे टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, अब जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसे वापस जाएंगे। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि एक ही रे होंगी, बहुत सारी रेज होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक है कि दो, फिर बच्चों को डाउट होता है कि सर एकदम परफेक्ट कैसे पहुंच जाएगा, तो गधो एक नहीं होता है यहाँ। अब जैसे लाइट थोड़ी कि लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है कि हम जब यहाँ सामने खड़े तो हमें दिख रहा है, ऐसे मुड़ गए तो नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होता है ना, वो हर डायरेक्शन में रहता है, तो हर डायरेक्शन में रहता है, तो फिर हमें एक ना एक तो हमें ऐसे कैप्चर हो जाता है। और कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना ऐसे नहीं, ऐसे डिश एंटीनास लगाते हैं, छतरी वाले एंटीनास इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हो पाए, यहाँ रेडिएशन क्या हो पाए, रेडिएशन इजली कलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो माइक्रोवेव की हेल्प से हम यूएफओस पता करते हैं। यूएफओस मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि यहाँ पर एनिमी के भी
अपने फाइटर जेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो या बिना अपने आप को आइडेंटिफाई किए हमारी एयर स्पेस में आ गए हैं या फिर हमारी सी स्पेस में आ गए हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स को हम रडार सिस्टम में भी यूज करते हैं। ओके, माइक्रोवेव्स के बाद सबसे लास्ट है हमारा रेडियो वेव्स, है ना। रेडियो वेव्स, इनका नाम रेडियो वेव्स है। ये वेव्स मेनली यूज होती है यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन करने में। अगला जो चैप्टर है तुम्हारा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें बेसिकली हम इसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं। वहां पर तुम्हें पूरा सिखाया जाएगा कि यहाँ पर हम कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं। तो रेडियो वेव्स की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। इसमें सब कुछ आता है, इसमें टीवी वेव्स आती हैं और जो हमारे यहाँ पर रेडियो सिस्टम से बेसिकली वही रेडियो वेव्स, इन सब का नाम एज अ होल क्या रखा है हमने? रेडियो वेव्स रखा है। यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन वाला भी वेव्स इसी में आती हैं, ठीक है। इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे यहाँ पे कम हार्मफुल है हमारे लिए, पर हम ये नहीं बोल सकते कि इसका हाँ मतलब कि हमारे ऊपर इफेक्ट यहाँ जीरो या फिर लाइफ के ऊपर इफेक्ट इसका जीरो, हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि रेडियो वेव्स रिसेंटली हमारी लाइफ में आए है ना। अब इंसानों ने जो बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन है यहाँ रिसेंटली स्टार्ट किया, तो हमारे पास इतना सारा डेटा नहीं है कि जिसके ऊपर हम कमेंट यहाँ कर पाए कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ भी हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक स्टोरी है कि जब यहाँ पर ऐसे टोबैको जब ढूंढा लगे, मतलब कि ऐसे मिला ना कि टोबैको की हम खेती कर सकते हैं या कुछ होता है हमारा टोबैको, तो ऐसा मैंने रीड किया है कि ऑलमोस्ट इंसानों को ऑलमोस्ट 300 साल लगे ये बताने के लिए कि उसके साइड इफेक्ट्स भी है, उसके खराब इफेक्ट्स भी है। और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि टोबैको इंसानों को क्या कर सकता है? ऐसे किल कर सकता है, उससे कैंसर होता है। पर स्टार्टिंग में नहीं पता था क्योंकि हमारे पास इतना सारा ऐसे इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं था। तो वैसे ही हम अभी बोल रहे हैं कि नहीं इससे कुछ होता नहीं, इससे कुछ होता नहीं, पर हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि होता है या नहीं होता है ना। आजकल जो मूवीज बनती है उसमें इसके फायदे भी दिखाते हैं और इसके यहाँ पे साइड इफेक्ट्स भी दिखाते हैं। तुमने देखी होंगी बहुत सारी मूवीज, लेकिन हम लोग इसका यूज करके क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेंज में सबसे नीचे है। तो रेडियो वेव्स के अभी फायदा तो पता ही है। यहाँ पर जैसे लिखा है टर्म एरियल, एरियल्स का मतलब होता है एंटीना। एरियल्स का मतलब क्या होता है? एंटीना। तो रेडियो वेव्स हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? रेडियो वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को ऑसिलेट करके। चार्ज पार्टिकल्स को ऑसिलेट करके ये जो इंफॉर्मेशन है कि चार्ज पार्टिकल्स को ऑसिलेट करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम बना सकते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें यहाँ पर मैक्सवेल ने दी थी। और उस टाइम पे सिर्फ यही पता था कि हम चार्ज पार्टिकल को एक्साइट करके बना सकते हैं। पर अब तो हमें ये भी पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हायर शेल से लोअर शेल में होता है तो भी तुम्हारी क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। जब तुम्हारा एक न्यूक्लियस यहाँ डिसइंटीग्रेट होता है तो भी क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल की बात करें तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। इसलिए यहाँ पर मैक्सवेल ने जो हमें आइडिया दिया वो सिर्फ यही वाला दिया था कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऑसिलेट कराएं, बेसिकली एक्सेलरेट कराएं, तो क्या निकलेंगे? तो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो भी चीज है, जो भी स्टोरी थी, सब कुछ यहाँ पर ऐसे मैथमेटिकली थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि अब हर्ट्ज क्या करने वाला है? हर्ट्ज यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली बताने वाला है कि सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है। तो उसको नोट कर लेते हैं। ये सबको यहाँ पर ऐसे याद रखना है, रेंज, ठीक है। थोड़ा सा याद बेसिकली आइडिया रखना है, ये तो याद रखना है सबको। ये ऐसे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है या एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये याद करने के लिए मैं तुम्हें कुछ स्टोरी सुनाई है, होपफुली सबको इसका फायदा होगा। और तुम्हें ये रेंज याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर भी अब कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि इस रेंज से इस रेंज तक कौन सी वेव है। तो अगर हमें हल्का सा अंदाजा होगा ना तो हम अच्छा यहाँ पे गेस वर्क हम कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया रखना चाहिए, ओके। उसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट पोर्शन में आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे पहले तुम लोगों का ये होमवर्क है जो मैंने अभी टॉपिक समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मैं एनसीईआरटी का
ये टॉपिक रीड करना है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है ना, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेंगे, एक बार रीड कर लोगे तो तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा होमवर्क है, सबको ये करना है। तुम्हारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम इससे आने वाली है ना, 4 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो 8.4 इसको नोट कर लेना। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये इसका मैंने एक छोटा सा फिगर बना रखा है, किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं तुम्हें इसका एक वर्किंग वीडियो सेंड करूंगा लिंक, ठीक है। ये टॉपिक अब जब चलेगा, तुमको अगर लिंक चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं तुम्हें पर्सनली एक यूट्यूब पर वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, तो हर्ट्ज ने सबसे पहले ये जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसको सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और एक बार जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया तो इस फील्ड में ना एकदम स्पार्क, मतलब कि आग लग गई, मतलब कि अरे ये क्या कर दिया, और ये एकदम ट्रू था, मतलब ऐसी चीज सोच के देखो यहाँ पे कि अचानक से ऐसा कुछ यहाँ डिस्कवर हो जाए तो लोग एकदम पागल भी हो जाएंगे, तो वैसे ही कुछ हो गया कि हाँ ना। तो हर्ट्ज ने बेसिकली क्या किया, हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट, ये तुम्हारा जनरेशन वाला पार्ट है, जनरेट भी किया है ना, जनरेट किया, ट्रांसमिट किया और उसको रिसीव भी किया। ये तुम्हारा यहाँ रिसीवर है, ये पार्ट हमारा क्या रिसीवर पार्ट है, ये सिंपल सा मेटल की रिंग है, और स्पार्क हमने गैप छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है स्पार्क गैप, कि हम देख पाए, हम नेकेड आई से देख पाए, आंखों से देख पाए, और ये स्पार्क अपना गैप है इसको। और यहाँ पर हमने यहाँ पे मेटल के हमने स्फीयर्स लगा रखे हैं, हम मेटल की प्लेट्स भी लगा सकते हैं। क्यों लगा रखा है, सो दैट कि बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो, और ये सब कुछ यहाँ मेटल की रॉड्स हैं, और ये हम जा रहा है फिर इंडक्शन कॉइल में, मतलब कि इनपुट यहाँ पे हाई वोल्टेज का इनपुट देना है। इंडक्शन कॉइल मतलब कि ट्रांसफार्मर, बेसिकली हाई वोल्टेज का इनपुट देना है, तो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम वोल्टेज हाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अब घरों में थोड़ी हाई वोल्टेज आता है, तो हमें उसको इंडक्शन कॉइल मतलब कि ट्रांसफार्मर लगा के उसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं ना। और फिर यहाँ पे जोड़ा हमने, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्पार्क ऑफ गैप क्या है कि यहाँ पर ये बहुत ही पास रखा है, इसकी हेल्प से बहुत सारा चार्ज स्टोर हो गया सिस्टम में, बहुत सारा चार्ज स्टोर हो गया, तो यहाँ से चार्ज अब लीक करेगा। अच्छा, चार्ज अब जब लीक कर रहा है, ऐसे तुरंत उछल के यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, अब तुरंत उछल के यहाँ से यहाँ जा रहा है, बेसिकली चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज उस वाली ड्यूरेशन में एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब चार्ज यहाँ से वहां जा रहा है, तो हमें स्पार्क अब दिखाई देगा, अब कई बार स्पार्क दिखाई देगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज मूव कर रहा है। अब ऐसा यहाँ पर ये मैक्सवेल ने हमें ऐसा कहा था कि अगर एक्सेलरेटेड अब चार्ज पार्टिकल होता है तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलेंगे, तो ये वेव्स तो हमें दिखाई नहीं देंगी, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ से यहाँ वेव्स निकल रही, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ रिसीवर लगाना पड़ेगा कि अगर वेव्स निकल रही तो वेव्स वहां पर रिसीव हो। तो देखो रिसीवर कैसा लगाया, तो रिसीवर के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि यहाँ पर हर्ट्ज ने क्या सोचा कि अगर इसने सब कुछ यहाँ सही किया है और ये अगर यहाँ से मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, तो जब ये किसी भी अब कॉइल से पास करेंगे तो उस कॉइल में करंट आनी चाहिए। अच्छा, करंट अब कैसे पता करें, तो फिर से वही कि यहाँ पे हमने बड़े बड़े स्फीयर लगा दिए और छोटा सा ही अपना गैप छोड़ा है, तो इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ से यहाँ करंट अब उछल के जाएगी ना, छोटा गैप छोड़ेंगे तो करंट उछल के जा सकती है, बड़ा गैप छोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चार्ज यहाँ से यहाँ तक जंप मारेगा, चार्ज यहाँ से यहाँ तक जंप मारेगा तो फिर से स्पार्क दिखाई देगा। हमने यहाँ पे स्पार्क इसलिए हमने स्पार्क अपना गैप इसलिए छोड़ा है कि हम देख पाए, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ डिटेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, लाइट बल्ब तो थे नहीं, पर अभी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट में ना यहाँ पर बल्ब लगाते हैं। मैं तुम्हें जो वीडियो भेजूंगा ना लिंक, है ना, मुझसे लिंक तुम लोग ले लेना, मांग लेना, मैं जो लिंक भेजूंगा तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर हम बल्ब लगा कर रखते हैं और तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ये पूरा का पूरा सेटअप है। तो यहाँ पर एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, यहाँ पर मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगा, यहाँ जगदीश बोस का, इसका नाम सबने सुना होगा, ये जेसी बोस, ये इंडियन फिजिसिस्ट था। इसने भी क्या किया था, 7 years आफ्टर हर्ट्ज, है ना, 7 years आफ्टर हर्ट्ज इसने भी, है ना, यहाँ पर बेसिकली इंडिया में ही कोलकाता में ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किया और ऑब्जर्व किया। लेकिन और जो वेवलेंथ थी ये काफी शॉर्टर वेवलेंथ के लिए किया, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कि हाई एनर्जी, यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन लिखी। और इटली ने भी हर्ट्ज का जो यहाँ पे वर्क है उसको फॉलो किया, किसने, यहाँ पर मार्कोनी ने। इसको हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली इसकी वजह से
यहां से स्टार्ट होती है हमारी मॉडर्न एज, है ना, मॉडर्न एज। बेसिकली मॉडर्न एज किसकी, कम्युनिकेशन एज, है ना, कम्युनिकेशन एज, कि अब मुझे यहाँ पर बेसिकली कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो हमें कबूतर नहीं भेजने पड़ेंगे, नहीं, कबूतर में लोग चिट्ठी डाल के भेजते थे कि कबूतर जा मैसेज लेके चला जा, पर वैसा नहीं, अब हमारे पास यहाँ पर टेलीफोन्स है कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मार्कोनी ने इटली में हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया और उसने उस टाइम पे ईएम वेव्स को कुछ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कराया, मतलब कि सेंड किया और वहां पे जाके रिसीव किया, मतलब कैसे वेव्स को सेंड और रिसीव करें, इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, लेकिन वहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो होपफुली सबको ये चैप्टर समझ में आया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता है।